आज आपको सर भूपेंद्र सिंह जो 7वें महाराजा थे पटियाला के, उनके बारे में बताते हैं। उनके 3 शौक थे, शिकार, पोलो और सेक्स। शिकार बहुत ज़्यादा करते थे और बड़े ही खूंखार तरीके से करते थे। पोलो में इतना इंटरेस्ट था कि उनके स्टेबल में अस्तबल में 300 चॉइसेस्ट पोलो हॉर्सेस थे। सेक्स परवर्टेड सेक्स के तरीके से वो करते थे। वो जैसे ही वो जवान हुए, उन्होंने सिवाय इसके और ज़्यादा कुछ नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन की उनको कोई परवाह नहीं थी, जनता की कोई परवाह नहीं थी। वो कलेक्ट करते थे लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां जिन्होंने प्यूबर्टी भी अभी तक नहीं गेन की थी। फिर उनको धीरे धीरे वो अपने महल में पालते थे। होती तो थी वो नौकरानियां, पर कुछ उनमें से जो सर महाराजा भूपेंद्र सिंह को भा जाती थी, वो रानी भी बन सकती थी और उससे भी ऊपर महारानी भी बन सकती थी। लेकिन इन सब को इनके पास 2 ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अकम्प्लिशमेंट इन द बेड एंड ए पर्सनैलिटी। इतने ज़्यादा महाराजा भूपेंद्र सिंह एक तरीके से कॉनर्जर समझते थे अपने आप को कि वो उनकी अपनी जो भी लड़की उनको पसंद आ जाती थी, उसकी एनाटॉमी चेंज करा देते थे अपनी विम्स और फैंसेस के हिसाब से। जैसे उनको आम बहुत पसंद थे तो वो उनकी ब्रेस्ट उस हिसाब से अपने सर्जन से, प्लास्टिक सर्जन से, इंडियन, फ्रेंच, यूरोपियन, उनके सर्जन से वो उसको उस शेप में चेंज करा देते थे। हरम के बारे में बात करते हुए हमारा उद्देश्य ना तो आपको टिटलेट करना है, ना सस्ती उत्तेजना देना है। हम आपके लिए एक खिड़की खोलना चाहते हैं ताकि आप उस खिड़की से देख सकें कि वो शासक शासन के अलावा बाकी सब कुछ किया करते थे और उन हरम में, उन महलों में विलास कैसा होता था। एक बार मैं आगरा गया, मुझे कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेने थे किले और ताजमहल के। तो उन दोनों के बीच में जो यमुना नदी है उसके साथ में खड़ा था। बहुत बड़ा जंगल सा है, वो झाड़ियाँ वाड़ियाँ सारी, और वहाँ से बड़े खूबसूरत एंगल्स थे उसके। तो अचानक जब मैं किले की तरफ मुड़ा तो किले की प्राचीर देखकर मैं अपने आप को क्षुद्र महसूस करने लगा, इतना सा। जब मैं किले की तरफ मुड़ा तो ये सोचना मेरे लिए ऑलमोस्ट असंभव था कि मैं इन प्राचीरों के पीछे क्या हो रहा है उसको देख सकूं। मैंने ये इमेजिन किया कि मान लो कोई भी ऊपर है, मैं उसको नहीं ला सकता। किले के मुख्य द्वार से तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर तो सशस्त्र प्रहरी खड़े रहते थे। और पीछे से उस दीवार पे, ऊंची दीवार पे जो करीब 450 साल से वहाँ अडग खड़ी है, इतनी कठोर, इतनी सपाट कि उसके ऊपर चढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसके पीछे जाके देखने का तो वैसे ही प्रश्न नहीं उठता कि वहाँ क्या हो रहा है। हम आपको एक झलक दिखाना चाहते हैं कि क्या होता था। अब चूंकि ये अवेलेबल है, दीवान जर्मनी दास नहीं होते और वो नहीं लिखते उन महाराजाओं के बारे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने निजी अनुभव, तो हमें आज भी नहीं पता चलता। लेकिन ऐसे ही जैसे महाराजा भूपेंद्र सिंह के लीला पैलेस जो आज भी है पटियाला में, उसमें आप अगर जाएंगे तो जिगजैग सा है, मतलब आप उसके गेट से थोड़ी सी दूर देख सकते हैं। उसके बाद वो ऐसा रास्ता बनाए हुए हैं कि सामने नहीं दिखाई दे सकता। इसी तरह से महाराजा भूपेंद्र सिंह के हरम में क्या हो रहा था ये कोई नहीं जानता था। 565 राज्यों के नवाब, राजा, महाराजा, उनमें से सिर्फ कुछ थे जो सुशासन करते थे, ज़्यादातर कुशासन करते थे, और ज़्यादातर किसी को भी परवाह नहीं थी कि उनकी प्रजा की हालत क्या है। जैसे महाराजा भूपेंद्र सिंह के महलों की दीवारों और छतों पर खजुराहो की मूर्तियों की पेंटिंग लगाई है। कामसूत्र के 84 आसनों की पेंटिंग की गई दीवारों पे। सिवाय इसके उनको कुछ सोचता ही नहीं था क्या? ये बात आपको कभी भी पता नहीं चलती। इसी तरीके से ये भी नहीं पता चलता कि वो तांत्रिकों में कितना विश्वास रखते थे। एक बार वो बीमार पड़े तो तांत्रिक को बुलाया बनारस से, और वो तांत्रिक झूठा निकला। ऑफ कोर्स वो जिस तरीके से उसमें वो उन्होंने बयान किया है कि वो कैसे हवा में उठ जाता था, और ये तो शुक्र हुआ कि जो वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर था, जो हेड था, वो आया और उसने, महाराजा भूपेंद्र सिंह तो श्रद्धा भाव से डूबे हुए थे, उसने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो तो फेक है, और बहुत सारा पैसा ऐंठ कर महाराजा भूपेंद्र सिंह से वो भाग गया।
ये 350 रानियाँ जो उन्होंने बाद में फाइनली उनके जो हरम में इकट्ठी हुई, जब ये गर्मियों आती थी तो बाहर स्विमिंग पूल पे चले जाते थे, वहाँ बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े तैरते थे स्विमिंग पूल में, उनकी एक खुशबू होती थी। 20 के करीब वो लड़कियाँ, यंग खूबसूरत लड़कियाँ उसके स्विमिंग पूल के किनारे पे रखते थे बेयर ब्रेस्टेड। तो वो कभी तैरते हुए जाते थे कोने पे, कभी विस्की का एक सिप लेने के लिए, कभी उनको सहलाने के लिए। वो बहुत टॉल थे, 6 फुट 4 इंचेस, वेरी हैंडसम, बहुत सुदृढ़ शरीर वाले। तांत्रिकों में बहुत बिलीव करते थे, तो जो ऑर्गीज रखते थे जिसमें ये अपने ऑफिशियल्स को भी बुलाते थे, और चूँकि कोई दिल का लेना देना तो था नहीं, ये वो महाराजा थे जिनकी महारानियाँ, रानियाँ या दासियाँ अपने ऑफिशियल्स के लिए भी उपलब्ध थी। तो जो ऑर्गीज होती थी उसमें ऐसी ऐसी घिनौनी बातें होती हैं, लिखी थी, जो दीवान जर्मनी दास की किताब में बड़ी डिटेल में लिखी हुई हैं, कि उनको मतलब पढ़ के ही एक तरीके से कभी कभी तो उल्टी आती है। एक बार क्या हुआ कि ब्रिटिश रेजिडेंट ने देखा कि शासन का काम तो चल नहीं रहा, तो उन्होंने एक सर फ्रेडरिक को भेजा कि देख के आओ कि वहाँ हो क्या रहा है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रही, सारा स्टेट हाहाकार कर रहा है। तो ये वहाँ गए, इनको कितने महीनों तक महाराजा सर भूपेंद्र सिंह ने एंटरटेन नहीं किया, देखा ही नहीं, मिले ही नहीं। अब वो जब महाराजा भूपेंद्र सिंह को पता चला कि अब तो ये कंप्लेंट करने वाला है वाइस रॉय से, तो उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ ऑफिशियल्स को बोला ये फाइलें पढ़ो, और जल्दी जल्दी उनके ऊपर जो भी अफरा तफरी में फ़ैसले ले सकते थे उन्होंने लिया। और जिस दिन वो मिलने गए उनसे, और वो बहुत गुस्से में था फ्रेडरिक, तो ये उसको बोलते हैं कि मैं आपसे मिल नहीं सका क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था अपने शासन के काम में। ये देखिए, ये फाइलें हैं जो मैंने की थी, आप एक नज़र मार लीजिए। फ्रेडरिक बहुत इम्प्रेस हुआ, उसने वहाँ जाके उसकी अच्छी रिपोर्ट दी कि बड़े कुशल शासक हैं महाराजा भूपेंद्र सिंह। अब होता क्या है कि चाहे कितना ही बलिष्ठ युवक हो, कितना ही बलिष्ठ आदमी हो, वो 350 चुनी हुई अपने काम में दक्ष औरतों के साथ न्याय नहीं कर सकता। तो क्या हुआ कि एफ्रोडेजियक का सहारा लेना पड़ा, जिसमें सोना, चांदी, मोती, आयरन वगैरह सब का मदद ली गई। बहुत देर तक तो गाजर और स्पैरो, चिड़िया जो होती है, उसका सिर क्रश करके वो खाते रहे, ताकि उनकी जो वो सेक्सुअल एपिटाइट है वो बनी रहे। लेकिन एक हद होती है किसी भी चीज़ की, कितना भी बड़ा ताकतवर इंसान क्यों ना हो। तो जब धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य क्षीण होने लगा, तो उनके डॉक्टर्स जो भारतीय भी थे, फ्रेंच भी थे, यूरोपियन भी थे, उन्होंने उनको और चीज़ें बना के दी जिससे ये जो पास टाइम था सेक्स, ये एकम्प्लिश हो सके। लेकिन नेचर भी कोई चीज़ होती है, तो आप नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते इतना ज़्यादा। तो फिर धीरे धीरे अब एक ही उनको चीज़ आती थी, पास टाइम था उनका, और वो हो नहीं पा रहा था उनसे। तो लास्ट के काफ़ी साल वो मतलब एक तरीके से उनको जो बीमारी खाती रही थी, जो किसी हकीम को पता नहीं चल रही थी, और जो उसके साथ और भी जो फेलो रूलर्स थे उनको भी खाती रहती थी, उस बीमारी का नाम था बोरियत। वो बोरियत से मर गए।